भारत आज एक परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, लेकिन भारत का परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज के इस वीडियो में हम भारत के परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने के पीछे की हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, जैसे कि भारत परमाणु शक्ति कैसे बना, भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, भारत को पोखरण में एक परमाणु परीक्षण करने के बाद पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्यों थी। इन सभी बिंदुओं पर मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। 1962 में भारत चीन के युद्ध में हमारे 4000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष के दौरान अमेरिकी सरकार ने एक युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। सोवियत संघ, जो उस समय भारत के साथ था, ने भी एक परमाणु सबमरीन भेज दी थी। सोवियत संघ की इस प्रतिक्रिया ने भारत को परमाणु शक्ति बनने का एहसास दिलाया था। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 7 सितंबर 1972 को परमाणु क्षमता के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को कहा। इस परीक्षण में 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम शामिल हुई थी, जिसकी अगुवाई राजा रमन्ना, पीके अयंगार, राजगोपाल, चिदंबरम और अन्य वैज्ञानिकों ने की थी, जिन्होंने 1967 से 1974 तक काम किया था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण से भारत सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने वाला छठा देश बन गया था। इस परीक्षण की वजह से अमेरिका और अन्य बड़े औद्योगिक देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। यह एक न्यूक्लियर फिजन वाला टेस्ट था, यानी किसी भी अणु के न्यूक्लियस पर हल्की ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से हमला करके उसे 2 टुकड़ों में बांट देना। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आमतौर पर इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट्स में इसी के जरिए ऊर्जा पैदा की जाती है। लेकिन अभी तक भारत ने परमाणु बम नहीं बनाया था, क्योंकि परमाणु बम में न्यूक्लियर फ्यूजन की जरूरत होती है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें 2 अणु आपस में मिलते हैं और फिर वो एक बड़ा अणु बनाते हैं। इसमें कई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियस को तोड़ने के बजाय जोड़ा जाता है, जिस कारण ज्यादा ऊर्जा लगती है। यह फिजन रिएक्शन से ज्यादा ऊर्जा वाला रिएक्शन होता है और ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसीलिए हमें एक और परमाणु परीक्षण की जरूरत थी, ताकि हम परमाणु बम से संपन्न राष्ट्र बन सके। 1995 में नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण की इजाजत दी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूस सैटेलाइट ने टेस्ट को लेकर होने वाली गतिविधियों को भांपकर भारत को आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी। 20 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने साउथ ब्लॉक में तत्कालीन DRDO चीफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एटॉमिक एनर्जी चीफ डॉक्टर R चिदंबरम और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मुखिया डॉक्टर अनिल काकोदकर से गुपचुप मुलाकात की। 8 अप्रैल 1998 को एक और ऐसी ही मुलाकात के बाद वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दिखा दी और 11 मई 1998 को हमने पोखरण में 3 परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुए थी और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 उपग्रह तैनात किए थे। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि वे एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को छद्म नामों से बुलाते थे। परीक्षण वाले दिन सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया था, ताकि गुप्तचर एजेंसी को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। रात के 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया था। इससे पहले इन्हें मुंबई से भारतीय वायुसेना के विमान से जैसलमेर एयरबेस लाया गया था। आज जिस प्रकार अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाते हटाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पोखरण 2 के बाद भारत पर भी प्रतिबंधों की बाढ़ सी आ गई थी। इस परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आ गईं। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अलग थलग कर दिया था। भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, जिसका काफी लंबे समय तक सामना करना पड़ा।